नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अपराध के चरणों के बारे में, स्टेज ऑफ क्राइम्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सर्वविदित है कि कोई भी अपराध एकदम कारित नहीं किया जा सकता, नहीं होता। अपराध के पूर्ण होने तक उसे अनेक स्तरों, स्टेज अर्थात अवस्थाओं से गुजरना होता है, जिन्हें हम अपराध के चरण कह सकते हैं। अपराध के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आशय अर्थात अभिप्राय, नंबर 2 तैयारी एवं नंबर 3 प्रयत्न। आशय अपराध अर्थात आपराधिक कृत्य की प्रथम एवं प्रारंभिक अवस्था है। वह आशय ही है जो व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन केवल आशय से अपराध का गठन की नहीं होता। आशय के साथ साथ कुछ और भी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अपराध के गठन के लिए केवल आशय पर्याप्त नहीं है, आशय की परिणति किसी न किसी कारण में होनी चाहिए। वर्डिक का भी यही मत रहा है कि केवल आशय अभिप्राय मात्र को अपराध की संज्ञा देने वाला सिद्धांत अब समाप्त प्राय सा हो चुका है और अब आशय को अपराध समझने के लिए यह आवश्यक है कि आशय के अतिरिक्त कुछ और भी होना चाहिए। बहुत पहले एक मामले में ब्रिटिश न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया था कि मनुष्य के विचारों का परीक्षण किया जाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शैतान को भी स्वयं मनुष्य के विचारों का ज्ञान नहीं होता। अतः जब तक मनुष्य का कृत्य उसके आशय तक ही सीमित रहता है, तब तक आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। परंतु जैसे ही अपने आशय को वह दूसरों को शब्दों या आचरण द्वारा बता दी, तो इससे आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है। भारतीय दंड संहिता में भी कुछ अपवादों को छोड़कर केवल आशय को अपराध नहीं माना गया है। जिन मामलों में आशय को अपराध माना गया है वे मुख्यतया निम्नलिखित हैं। नंबर का सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, धारा 120 से 123 तक, राजद्रोह धारा 124 का में, और आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का आदि में। धारा 120 का में यह कहा गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति का अवैध कार्य को अथवा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। इन मामलों में आशय मात्र को आपराधिक कृत्य अथवा दंडनीय अपराध मानने का मुख्य कारण यह है कि इन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही रोक दिया जाना आवश्यक है। नंबर 2 तैयारी। अपराध की दूसरी अवस्था तैयारी, प्रिपरेशन है। अपराध कारित करने का आशय निर्मित कर व्यक्ति उसकी तैयारी में लग जाता है। तैयारी के बिना भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता। तैयारी से अभिप्राय है आपराधिक कृत्य करने के लिए का साधन जुटाना अथवा प्रबंध करना। प्रोविंस ऑफ बिहार बनाम भगवंत प्रसाद के मामले में यह कहा गया कि अपराध कृत्य करने के लिए किए गए ऐसे कार्य जिससे आपराधिक कृत्य संपन्न न हो सके तो केवल तैयारी कहा जाता है। केवल तैयारी को दंडनीय अपराध इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि अधिकांश मामले में अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहता है कि आवश्यक तैयारियां अपराध कारित करने के लिए ही की गई थीं। भगवत के मामले में एक शासकीय स्टॉकिस्ट ने अपने प्रभार में के गोदाम से 8 बोरे चावल के हटाकर एक कमरे में इसलिए छिपाए कि वह उन्हें बेच सके। स्टॉकिस्ट को किसी अपराध का दोषी नहीं माना गया क्योंकि यह एक तैयारी मात्र थी। आर बनाम रोबिन्सन के मामले में एक जोहरी ने बीमा कंपनी से झूठा पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से यह ढोंग रचा कि उसी दुकान में चोरी हो गई है तथा इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उचित जांच पड़ताल के पश्चात जब सत्यता सामने आ गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उस पर जालसाजी का अभियोग चलाया गया, किंतु उसे दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि यह जब तक अपराध की एक तैयारी मात्र थी, उसे दोषी तब ठहराया जा सकता था जब वह बीमा कंपनी में
झूठा क्लेम पेश कर देता। अपवाद, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात भारतीय दंड संहिता में कुछ तैयारियां मात्र को अपराध माना गया है। यथा का कहता है राज्य के विरुद्ध युद्ध छिड़ने की तैयारी करना, धारा 122 के अंतर्गत। खा भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली शक्तियों के क्षेत्र में लूटमार करने की तैयारी करना, धारा 126 में। गा कहता है सिक्कों या सरकारी टिकटों की कूटकरण की तैयारी करना, धारा 233 से 235 एवं 256 से 256 व 257 में। घा कहता है कूटकृत सिक्के, मिथ्या बांट या माप या जाली दस्तावेज रखना, धारा 242, 243, 259 व 474 आदि। इसका मुख्य कारण इन्हें गंभीर प्रकृति का अपराध अथवा आपराधिक कृत्य माना जाना है। तीसरा है प्रयत्न। अपराध की अंतिम अवस्था अर्थात चरण प्रयत्न अटेम्प्ट है। इसे प्रयास भी कहा जाता है। प्रयत्न को प्रारंभिक अपराध माना गया है। प्रोफेसर कैनी ने इसे अर्धपूर्ण अपराध के नाम से संबोधित किया है। जब व्यक्ति आशय एवं तैयारी कर लेता है तब वह प्रयत्न की ओर बढ़ता है और प्रयत्न के साथ अपराध पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयत्न की परिभाषा देते हुए कहा गया कि प्रयत्न से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसे यदि नहीं रोका जाए तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। प्रयत्न के आवश्यक तत्व। प्रयत्न के मुख्यतः निम्नांकित 3 आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, अपराध कारित करने की अपराध भावना अर्थात दुराशय। नंबर 2, अपराध कृत करने हेतु कुछ कार्य एवं 3, किया हुआ कार्य पूर्ण अपराध से कुछ कम अवश्य होना। असंभव प्रयास। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई असंभव प्रयत्न दंडनीय है। इस प्रश्न का उत्तर संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 में इसी सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है। धारा 511 के प्रथम दृष्टांत से यह बात स्पष्ट की जाती है कि एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अंतर्गत दोषी है। दंडनीय प्रयत्न। भारतीय दंड संहिता 1860 में अनेक प्रयत्नों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यथा पॉइंट नंबर 1 कहता है हत्या करने का प्रयत्न, धारा 307। नंबर 2, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, धारा 308 में। आत्महत्या करने का प्रयत्न, धारा 309 में। लूट का प्रयत्न, धारा 393 में। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न, धारा 121 में आदि में। तैयारी एवं प्रयत्न में अंतर। तैयारी एवं प्रयत्न अपराध की 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। यह दोनों कुछ अर्थों में एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों के बीच अंतर प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शब्द प्रयत्न में अपराध कारित करने का आशय निहित रहता है। गणपति उड़यार बनाम चनैया मुदालियार के मामले में यह कहा गया है कि प्रयत्न करना आपराधिक आशय का साक्ष्य है। तैयारी एवं प्रयत्न में मुख्यतः निम्नांकित अंतर पाया जाता है। नंबर 1, कोई अपराध कारित करने के लिए साधन जुटाना तैयारी है, जबकि अपराध कारित करने की चेष्टा करना प्रयत्न है। नंबर 2, तैयारी करना मात्र अपराध का गठन नहीं करता, जबकि प्रयत्न करना अपने आप में अपराध है। तैयारी एवं प्रयत्न के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले कुछ सिद्धांत निम्नांकित हैं। नंबर 1, सन्निकटता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभियुक्त का कार्य प्रयत्न के प्रक्रम में अथवा अपराध की पूर्णता की दिशा में तब सन्निकट माना जाएगा जब वह एक ऐसा अंतिम कार्य हो जाए जो वैधानिक आवश्यकता के रूप में अभियुक्त द्वारा अपने वांछनीय परिणाम को पाने के लिए करना आवश्यक है। नंबर 2, अपराध से विमुख होने के अवसर का सिद्धांत। इसे स्थगित पश्चाताप का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा कार्य का अंतिम निष्पादन की प्रक्रिया में पहुंचने के पूर्व ही परित्याग कर दिया जाता है। नंबर 3, सन्निकटता का संदिग्धार्थक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वह कार्य प्रयत्न की कोटि का कार्य है जो असंदिग्ध रूप से अपराध की पूर्णता
की ओर अग्रसर हो और अपना स्पष्टीकरण अथवा अपनी बात स्वयं करता या कहता हो। नंबर 4, सामाजिक खतरे का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कार्य प्रयत्न माना जाता है जिसके परिणाम से उत्पन्न होने वाला प्रतिफल समाज के लिए संकटापन्न अर्थात खतरनाक हो सकता है। वस्तुतः सामाजिक खतरे का संबोधन ही एक ऐसा हेतुक है जिसकी आपराधिक प्रयत्न का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। थैंक यू।